Hello everyone, welcome back to my channel Rodi's The Legal World. So today we are doing chapter number 7 funding ka, which is debt funding, Indian fund based government debt and banking finance. So before I go, let me just tell you all that this video is been exclusively made from exam point of view. एग्जाम के आधे घंटे पहले भी अगर आपको ये वीडियो देखना होगा तो आप इसको देख के पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. तो आई विल बी वेरी क्विक, दैट इज इट. चलो चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले करना है बैंक फाइनेंस. बैंक फाइनेंस दो टाइप के होते हैं, फंड बेस्ड होता है, नॉन फंड बेस्ड होता है. फंड बेस्ड में क्या क्या आ जाता है? ओडी, कैश क्रेडिट अकाउंट, बिल फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस एंड हायर परचेस. फिर इसमें क्या पढ़ना है? क्रेडिट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर. तो एक्सपोर्टर के लिए ये सारे क्रेडिट है, इम्पोर्टर के लिए फेयर. अब देखते हैं बॉन्ड्स क्या है. तो सबसे पहले बोल रहा है दैट बॉन्ड्स इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है इन विच इन्वेस्टर्स लोन्स अ मनी टू एंटाइटी फॉर स्पेसिफिक पीरियड. इन्वेस्टर जो है वो एंटाइटी पैसे दे रहा है स्पेसिफिक पीरियड, वेरी फेवरेबल फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म बॉन्ड होगा या तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होगा. फिर है बॉन्ड हैव फिक्स्ड फेस वैल्यू विच इज टू बी रिटर्न टू द इन्वेस्टर अपॉन मेच्योरिटी. During this period, investor receives the interest, fixed rate of interest or the coupon rate. तो आई डोंट थिंक सो हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू. बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया. इन्वेस्टर जो एंटाइटी को पैसे दे रहा है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और बॉन्ड का जो फेस वैल्यू होगा वो मेच्योरिटी पे रिसीव होगा इन्वेस्टर को, और ड्यूरिंग दैट पीरियड इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट मिलेगा. नाउ लेट्स प्रोसीड विद टाइप्स ऑफ बॉन्ड. गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड्स हो गए, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स हो गए. इसको याद कैसे रखना है? देखो सबको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे बॉन्ड इशू करती है, तो गवर्नमेंट तो याद रखना है, कॉर्पोरेट भी देती है, बैंक भी देती है, और टैक्स सेविंग बॉन्ड्स. इस तरह से याद रखना है. नाउ गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या हो गया? इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर यूनिट. मतलब या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी या तो पीएसयूज भी दे सकते हैं. सिक्योर्ड एज बैक, सिक्योर्ड है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड अप विद सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मतलब तगड़ी सिक्योरिटी. कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब इशूड बाय प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर. प्लस नॉन सिक्योर्ड बॉन्ड भी हो सकते हैं, सिक्योर्ड हो सकते हैं तो नॉन सिक्योर्ड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट देन गवर्नमेंट. बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड मतलब क्या? तो इशूड बाय बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बॉन्ड इशू करेंगे वो इन्वेस्टर्स टू टेक केयर, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग एंड ऑल इन्वेस्टर्स को चेक करना चाहिए बैंक्स में बॉन्ड्स लेने से पहले. टैक्स सेविंग्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. टैक्स सेविंग होता है तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगा. तो द होल थिंग इज कवर्ड हियर. एंड बॉन्ड्स के फीचर्स क्या है? बॉन्ड्स के फीचर्स है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, पेबल एक्चुअली या फिर एनुअली या फिर सेमी एनुअली. टेन्योर होता है जनरली 5 to 10 ईयर्स का, और 20 से 30 ईयर्स का भी हो सकता है लॉन्ग टर्म. प्रिंसिपल रीपेमेंट एट द एंड ऑफ टेन्योर, टेन्योर एट फ्री वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स. सो नाउ वी आर डूइंग मसाला बॉन्ड. मसाला बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली बॉन्ड्स में भी ना करेंसी रिस्क होता है. जब आप ओवरसीज से कोई बॉन्ड खरीद रहे हो तो उसमें करेंसी रिस्क होता है. वेर इज मसाला बॉन्ड इज समथिंग जहाँ पे करेंसी रिस्क नहीं होता. देखना यहाँ पे, बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द मसाला बॉन्ड इज दैट इंडियन कंपनी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम करेंसी रिस्क, दैट इज द रिस्क ऑफ हायर अमाउंट ऑफ रीपेमेंट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ रुपी. जब आप लोगे फॉरेन करेंसी से, ओवरसीज से जब आप कोई भी पैसे लेते हो फॉरेन करेंसी में लेते हो, तो रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होने के चांसेस रहते हैं, तो बाद में आपको हो सकता है ज़्यादा पैसे पे करने पड़े. हाउ एवर मसाला बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको जो लोन जो बॉन्ड में मिलेगा आपको, वो जो भी आपको अमाउंट मिलता है फॉरेन करेंसी में नहीं बल्कि रुपी डिनोमिनेटेड मिलती है चीज़ें. तो देखो ओवरसीज से जब आप बोरो करें तो आपको रुपी डिनोमिनेटेड में मिल रही है, दैट इज मसाला बॉन्ड. लोन किया भी रुपीज़ में और पे भी रुपीज़ में करना है, मतलब लोन लिया भी रुपीज़ में है और पे भी रुपीज़ में करना है, तो फॉरेन करेंसी का कोई सवाल नहीं आ रहा. फीचर्स ये हैं उसके कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स, कि जो ओवरसीज इन्वेस्टर है उनको रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स दे रहे हैं कि आप रुपी दो तब हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं. अंडरस्टूड. एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम करेंसी रिस्क, जैसा कि मैंने आपको बताया. मेच्योरिटी पीरियड का क्या है ये पहले कर लेते हैं, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं सबसे पहले. मसाला बॉन्ड क्या बोल रहा है देखना. मसाला बॉन्ड आर रुपी डिनोमिनेटेड बोरिंग बाय इंडियन कंपनीज इन दी ओवरसीज मार्केट. ओवरसीज मार्केट में इंडियन कंपनी जो है वो देखना, मसाला बॉन्ड आर रुपी डिनोमिनेटेड बोरोइंग, मतलब जो इंडियन कंपनीज है वो रुपी डिनोमिनेटेड बोरोइंग कर रही है, पैसे ले रही है, रुपीज़ में ले रही है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ओवरसीज बोरोइंग इन द सेंस दैट इन द अदर बोरोइंग द करेंसी इज नॉर्मली डॉलर, यूरो, येन एटसेट्रा. बाकी कंट्रीज में अगर आप लोगे, आप बॉन्ड्स इशू करोगे तो आपको वो लोग आपको डॉलर यूरो देंगे, बट यहाँ पे आप डॉलर यूरो नहीं बल्कि रुपी डिनोमिनेटेड करेंसी ले रहे हो. The advantage of issuing masala bond is that the company does not have to worry about the depreciation in the value. As I said, this is normally big worry for corporates while raising money in the obviously जब आप foreign currency में ले तो रुपये depreciate होगी तो that's a cause to worry.
the time of redemption of the bond, the company will have to pay rupee to repay the dollars. Okay. This is big advantage as many companies which had raised via the foreign currency convertible bonds in 2007, उन लोगों को बहुत बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ा था 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से. Many public and private companies are in a fray to issue masala bond as the companies can have access to more funds at marginally higher rate of financing. फिर इसमें दिया हुआ है मेच्योरिटी पीरियड. मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा, ऑल इन कॉस्ट सेलिंग क्या है और रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर कौन होंगे. कहाँ पे बेटा, मसाला बॉन्ड में. कहाँ पे बेटा, मसाला बॉन्ड में. यहाँ पे एंटाइटीज आएगा, एंटाइटीज अलाउड. ठीक है. तो मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड, अगर आपका मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड क्या होगा. अगर मिनिमम ओरिजिनल मेच्योरिटी पीरियड फॉर मसाला बॉन्ड अगर आपका $50 मिलियन या उसके इक्विवेलेंट है तो 3 इयर्स होगा बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड, मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड. और अगर $50 आपका 50 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, 50 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, देन इट वुड बी 5 इयर्स. तो मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड वुड बी व्हाट, अगर आपका जो अमाउंट है अगर अप टू 50 मिलियन है पर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 50 मिलियन तक के है तो 3 इयर्स तक मेच्योरिटी होगी. और एक्सीड कर रहा है 50 मिलियन से तो 5 इयर्स. ऑल इन कॉस्ट कितना, तो जो गवर्नमेंट रेट होगा, गवर्नमेंट यील्ड रेट होगा, उस पर 300 बेसिस पॉइंट आ जाएंगे. रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर कौन होगा इसमें, तो एंटाइटीज अलाउड अंडर मास्टर डायरेक्शन नंबर 5 लर्निंग वाला चीज़ है, शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी एज पर इंडियस 24. तो अब हम करेंगे बैंक फिनेंस. बैंक फिनेंस होता क्या है, सबसे पहले देखना. बैंक फिनेंस दो टाइप के होते हैं, या तो फंड बेस्ड फैसिलिटी देता है बैंक फिनेंस. बैंक फिनेंस मतलब या तो फंड बेस्ड फैसिलिटी देगा या तो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी देगा. फंड बेस्ड मतलब बैंक आपको क्या दे सकता है, ओडी दे सकता है, कैश क्रेडिट दे सकता है, बिल्स को फाइनेंस कर सकता है, लीजिंग फाइनेंस दे सकता है, हायर परचेज फाइनेंस कर सकता है. नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. तो देखना बैंक फाइनेंस में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्लासिफाइज बैंक फाइनेंस इनटू सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स. कि 1949 बैंकिंग रेगुलेशन 1949 बोल रहा है कि बैंक फाइनेंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो सिक्योर्ड लोन दे सकते हैं या तो अनसिक्योर्ड लोन्स भी दे सकते हैं. सिक्योर्ड लोन्स मतलब जहाँ पे टैंजिबल सिक्योरिटी, आप कुछ बैकिंग ऑफ सम टैंजिबल सिक्योरिटी वाइल गिविंग लोन्स. एंड अनसिक्योर्ड में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन लाइक 11 to 15% ऑफ टोटल बैंक इज अनसिक्योर्ड. बैंक एडवांस. नाउ फंड बेस्ड फैसिलिटी, एज आई सेड हियर कि बैंक फाइनेंस दो टाइप के होते हैं, फंड बेस्ड फैसिलिटीज, नॉन फंड बेस्ड. तो ये करना है अपने को. फंड बेस्ड फैसिलिटीज में क्या आ गया, सबसे पहले देखना ओडी. ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, अलाउिंग द कस्टमर टू ड्रॉ चेक ओवर एंड अबाउट द बैलेंस इन अकाउंट एंड जनरली टू करंट अकाउंट होल्डर्स को ओडी की फैसिलिटी मिलती है. जनरली क्लीन, या फिर क्लीन को ही अनसिक्योर्ड बोला यहाँ पे. जनरली क्लीन अनसिक्योर्ड इन नेचर है, अनसिक्योर्ड है. ओडी फैसिलिटी नॉर्मली अनसिक्योर्ड होती है, या तो आप कोई पेपर्स देके भी सिक्योर्ड ओडी भी ले सकते हो. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है ओवरड्राफ्ट पे, अगर आपको पता होगा तो. टाइप सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं. फिर देखना बेटा कैश क्रेडिट अकाउंट. कैश क्रेडिट अकाउंट में क्या लिखा है यहाँ पे, कैश क्रेडिट अकाउंट दो टाइप के हो सकते हैं. ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट हो सकता है, तो की कैश क्रेडिट अकाउंट हो सकता है. सबसे पहले देखना यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कैश क्रेडिट होता है, बेसिकली कैश क्रेडिट अकाउंट दैट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है. कि कैश क्रेडिट जो आपको बैंक फैसिलिटी दे रही है दैट वुड बी शॉर्ट टर्म, वो रिन्यू हो सकता है. टाइप जो होता है वो ओपन कैश क्रेडिट या फिर की कैश क्रेडिट हो सकता है. मैक्सिमम टेन्योर 1 साल का होता है, आप उसको रिन्यू करना है कर सकते हो. ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट मतलब क्या, इज जस्ट लाइक करंट अकाउंट वेर बोरोवर अलाउड टू मेंटेन डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट अप टू सैंक्शन लिमिट. बेटा करंट अकाउंट में क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं है तभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो. दैट इज ओडी फैसिलिटी आपको दी जाती है कि आप विड्रॉ कर सकते हो. डेबिट बैलेंस में भी आप पैसे निकाल सकते हो. तो ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट इज जस्ट सेम, दैट इज लाइक अ करंट अकाउंट वेर बोरोवर अलाउड टू मेंटेन अ डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट अप टू सैंक्शन लिमिट, एक लिमिट तक के. की कैश क्रेडिट अकाउंट देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. कि ये ऐसा कैश क्रेडिट ऑफर्ड है टू बोरोअर अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP गुड्स, फिनिश गुड एक्सेट्रा, वेर इन बोरोअर लॉजेस द स्टॉक इन हिज गोडाउन. देखना क्या बोला मैंने कि ये एक ये की कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है. की मतलब चाबी, कैश क्रेडिट अकाउंट. तो बेसिकली बैंक यहाँ पे एक ऐसा कैश क्रेडिट दे रही है, ऑफर कर रही है बोरोअर को कि भाई तू तेरा जो भी प्लेज कर रहा है, हाइपोथिकेशन कर रहा है स्टॉक का, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, जो भी है, वेर इन बोरोअर लॉजेस द स्टॉक इन हिज गोडाउन. तो बोरोअर जो है अपने सारे गुड्स अपने गोडाउन में रख रहा है, वेर एज की किसके पास रहेगी, उस गोडाउन की बैंक के पास रहेगी. एंड द की इज विद बैंक. देखना बैंक विल अलाउ कस्टमर टू ड्रॉ फंड्स अगेंस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स
बैंक विल अलाउ कस्टमर टू ड्रॉ फंड्स अगेंस्ट, मतलब वो बोलेगा कि तू ड्रॉ तो कर सकता है फंड्स अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ इट्स गुड्स लेस इट्स सेफ्टी मार्जिन, मतलब जितना गुड्स तूने तेरे गोडाउन में रखा है उतना फंड्स मैं तेरे को देता हूँ, थोड़ा सा अपना एक्सपेंसेस कट करके। फिर बोल रहा है प्लेज्ड विल ऑल प्लेज्ड गुड, जो तुमने गुड्स मेरे साथ प्लेज किए वो भी तुम बेच सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बोरोअर जितने जितने का गुड्स बेच रहे हो उतना पैसा मेरे को जमा करा दे, इक्विवेलेंट टू, देखना, and amount equivalent to value of goods, then the bank will release the more funds to borrower। बैंक ज़्यादा फंड भी दे सकता है आपको with his drawing power and pleading मोर गुड्स इन अ गोडाउन। तो सबसे पहले देखना की कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है। एक ऐसा कैश क्रेडिट ऑफर हो रहा है बोरोअर को कि जो उसके गोडाउन में गुड्स है वो प्लेज हाइपोथिकेट कर रहा है बैंक के साथ, बैंक के पास चाबी है उस गोडाउन की, अगर आपको गुड्स बेचना है प्लेज्ड वाले आप बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उतना इक्विवेलेंट अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा। और उसके बाद बैंक रिलीज करेगी, मोर फंड्स भी रिलीज कर सकते हैं अप टू हिज ड्रॉइंग पावर, एंड प्लीडिंग मोर गुड्स इन द गोडाउन के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। दैट इज की कैश क्रेडिट अकाउंट। चलो फिर है बिल फाइनेंस। बिल फाइनेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है। बिल फाइनेंस, बिल फाइनेंस इसको ऐसे पढ़ो ना कि याद नहीं करना है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बिल फाइनेंस, अब बिल आपके पास जो बिल है आप उसको फाइनेंस करा रहे हो, तो शॉर्ट टर्म एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग है। बिल फाइनेंस कितने का होता है, नॉर्मली 2-3 महीने का क्रेडिट लेते हैं इंसान, तो बिल तो शॉर्ट टर्म होगा और सेल्फ लिक्विडेटिंग भी होगा। कैसे वो देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ बिल फाइनेंसिंग देखना। यहाँ पे एक सिंगो है, यहाँ पे एक शुभम है। तो सिंगो ने इसको 4,000 के गुड्स दिए और इसने बोला कि मैं 3 महीने के बाद पे करूंगा, ठीक है। सिंगो ने इसको शुभम को 4,000 के गुड दे, शुभम ने बोला मैं 3 महीने के बाद पे करूंगा, और इसने बिल दे दिया। सिंगो ने बोला ठीक है 3 महीने के बाद पे कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल ले ले। उसने ले लिया, बिल एक्सेप्ट करके इसको दे दिया सिंगो की कि चल मैं तेरा बिल एक्सेप्ट करता हूँ, इतना मेरे को तेरे को 3 महीने के बाद देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 5th वाला देखना, सिंगो गया अपने बैंक के पास, उसने बोला कि ये बिल मैं आपको बेच रहा हूँ बैंक 4,000, और आप एक काम करो ये बिल डिस्काउंट करके मुझे कैश दे दो। तो बिल डिस्काउंट करके बैंक ने सिंगो को कैश दे दिया। अब शुभम जो है वो सिंगो का ना पे करके डायरेक्टली 4,000 बैंक को पे करेगा 3 महीने के बाद, तो दैट इज 3,700, जो 300 का फायदा है वो बैंक का है। दैट इज बिल डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। बिल फाइनेंस, सॉरी बिल फाइनेंस देखना। तो बेसिकली बिल फाइनेंस जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग फाइनेंस होता है। बिल क्लासिफाइड एज, मतलब बिल अब 2 टाइप का होता है, डिमांड बिल होगा और यूसेंस बिल होगा। डिमांड बिल नॉर्मली परचेज किया जाता है, यूसेंस बिल नॉर्मली डिस्काउंट किया जाता है बाय बैंक। एंड मतलब देखना यहाँ पे, इधर आ जाओ, बिल 2 टाइप का हुआ, मैंने बोला डिमांड बिल हो गया और यूसेंस बिल हो गया। जो डिमांड बिल है दैट इज परचेज्ड बाय द बैंक, जो इधर मैंने बोला ना बैंक परचेज कर रहा है ना आपकी बिल को, राइट। इधर इस केस में क्या होता कि बिल डिस्काउंट हुआ था आपका, बिल डिस्काउंट हुआ था आपका, यूसेंस बिल था मतलब वो। तो बिल जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, डिमांड बिल होता है, यूसेंस बिल होता है। तो यूसेंस बिल परचेस करती है बैंक, खरीद लेती है, और यूसेंस डिमांड बिल को, और यूसेंस बिल को नॉर्मली डिस्काउंट करके दे देती है। चलो फिर है एडवांटेज ऑफ बिल फाइनेंस इज दैट द सेलर ऑफ द गुड्स बोरोअर गेट्स इमीडिएट मनी फ्रॉम द बैंक फॉर द गुड्स सोल्ड बाय एंड इररिस्पेक्टिव वेदर इट्स अ परचेज डिस्काउंट और नेगोशिएशन। एडवांटेज ये है कि इसको सिंगो को तुरंत पैसे मिल गए ना, सेल्फ लिक्विडेटिंग हो गया। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है कि डिमांड बिल भी 2 टाइप का होता है, डॉक्यूमेंट्री बिल होता है, क्लीन बिल होता है। नाउ अंडरस्टैंड, डॉक्यूमेंट्री बिल ऐसा बिल जहाँ पे इज क्रिएटेड अगेन सेल परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऐसा बिल, ऐसा कोई बिल जहाँ पे बिल जो गुड्स एंड सर्विसेज आप या तो खरीद रहे हो या तो बेच रहे हो वो बिल है, तो दैट इज डॉक्यूमेंट्री बिल। मतलब कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हो बेच रहे हो उसका कोई बिल आ रहा है, दैट इज डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल के भी 2 टाइप होते हैं, डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट या डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। क्लीन बिल क्या होता है, नॉट अगेंस्ट एनी सेल या परचेज के हिसाब से नहीं होता क्लीन बिल, मतलब सेल परचेज का कोई लेना देना नहीं है किसमें, क्लीन बिल में। और डॉक्यूमेंट्री बिल मैंने क्या बताया कि सेल या फिर परचेज कर रहे हो कोई भी गुड्स और सर्विसेज, सेल या परचेज कर रहे हो उसका जो बिल आया दैट इज डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल इज अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट एंड डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, आप मॉल में गए एंड आपने देखना यहाँ पे द टाइटल ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर टू द बायर ऑन पेमेंट। आप मॉल में गए, आपने एक टी शर्ट पसंद आई, आपने ले ली एंड पैसे पे कर दिए, टाइटल मिल गया, दैट इज डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, पेमेंट क्या, गुड्स आपका। डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या होता है, द टाइटल ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर टू द बायर ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। तो डिड यू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, द टाइटल ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द बायर
the title of the goods will be transferred to buyer on acceptance of bill. जब वो बिल एक्सेप्ट करेगा तब उसको हम गुड्स ट्रांसफर करेंगे. यहाँ पे देखना, इसने जब शुभम ने बिल एक्सेप्ट कर लिया ना, तब ये इसको गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करेगा. चलो हो गया. फिर यूसेंस बिल्स नॉर्मली दो यूसेंस बिल का के बारे में बताया दैट टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड. यूसेंस बिल में ऐसा होता है कि टाइटल तो ट्रांसफर कर दिया है लेकिन पेमेंट विल बी डन ऑन ड्यू डेट. तो दिस इज यूसेंस बिल्स ओनली ना बेटा, कि यहाँ पे टाइटल बेस्ड या बिल एक्सेप्ट कर लिया इसने, बिल एक्सेप्ट कर लिया, सिंगो ने टाइटल दे दिया गुड्स का और ये पे लेटर करने वाला है, दैट इज यूसेंस बिल. और एक और एग्जांपल बोला था मैंने, ये यूसेंस बिल्स इसलिए है क्योंकि क्या कुछ तो बताया था मैंने आपको, लेट मी चेक. क्योंकि यहाँ पे बिल जो है वो डिस्काउंट हुआ है, बैंक ने बिल को परचेज नहीं किया, डिस्काउंट करके दिया है. तो यूसेंस बिल का एक और एग्जांपल. तो ये जो था बिल फाइनेंस अपने यूसेंस बिल के हिसाब से किया है. लीजिंग फाइनेंस पे आ जाओ. लीजिंग फाइनेंस में देखो ये बैंक है, आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल, आई होप ये बैंक है. इज इट और इज इट नॉट? चलो ये बैंक है. बैंक ने ठीक है, ये लेसर है, ये लेसी है, ये सप्लायर है. लेसर ने क्या किया, बैंक से ना लोन लिया. क्यों लोन लिया? क्योंकि उसको कोई तो गुड्स खरीदना था. तो उसने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदा, टाइटल आ गया इसके पास, ओनरशिप आ गया लेसर के पास. उसने बोला सप्लायर तो गुड्स मेरे को मत दे, तो ये लेसी है मेरा, इसको डायरेक्ट गुड ट्रांसफर कर दे. मतलब क्या किया, लेसर ने बैंक से लोन लिया, एक गुड खरीदा, गुड्स का टाइटल तो आ गया लेकिन इसने ट्रांसफर करा दिया गुड्स लेसी को. और लेसी जो है अब ओनरशिप इसके पास है, लेसी जो है उस गुड्स को यूज़ कर रही है, इसको रेंट दे रही है, और बैंक को इसको जो ईएमआई देना है, इसने जो लोन लिया था वो उसी रेंटल से वो ईएमआई पे कर रहा है. सो दैट इज नथिंग बट लीजिंग फाइनेंस. एंड यहाँ पे बोला है देखना, आर्टिकल है सिक्योरिटीज, मतलब आर्टिकल का ओनरशिप तो इसके पास है लेकिन आर्टिकल है सिक्योरिटीज बैंक के पास है, और आर्टिकल का जो पोजेशन है वो लेसी के पास है. ठीक है. फिर ईएमआई से रिलेटेड मैंने एक पॉइंटर डाल दिया दैट मैक्सिमम टाइम ऑफ रीपेमेंट 5 years और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट विच एवर इज लोअर. मतलब मैक्सिमम इसको कब तक ईएमआई कब तक इसका चलेगा कि मैक्सिमम टाइम ऑफ रीपेमेंट या तो 5 साल या तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट. अगर इक्विपमेंट का जो इकोनॉमिक वैल्यू वो 2 साल का है तो 2 साल के अंदर अंदर रीपेमेंट कर दो. अगर 10 साल का है तो 5 साल के अंदर अंदर रीपेमेंट कर दो. 5 साल या फिर इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट विच एवर इज लोअर. देखना यहाँ पे क्या लिखा है. A lease is a contract between the owner, that is lessor, and the lessee. Lessor pays money to the supplier, who in turn delivers the article to the lessee. The lessor जो है मेक्स पीरियोडिकल पेमेंट टू द लेसर, वही रेंटल वाला. एट द एंड ऑफ लीज पीरियड द एसेट इज रीस्टोर्ड टू द लेसर. ऑब्वियसली जब उसका मेच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो लेसी जो है वो आर्टिकल दे देगी, गुड्स दे देगी किसको, लेसर को. मैक्सिमम पीरियड ऑफ रीपेमेंट इज 5 years एंड और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट विच इज लोअर. द बैंक इज अलाउड टू पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट्स. ठीक है. हायर परचेज फाइनेंस इज एज सेम एज लीजिंग. हायर परचेज फाइनेंस इज एज सेम एज लीजिंग. कि हायर परचेज में भी क्या होता है कि भाई जो हायरर है वो हायरर बोलेंगे ना, हायर परचेज में हायरर और हायरी तो नहीं होता एज द केस में भी. चलो जो भी है, तो वो लोन लेगा बैंक से और सप्लायर को बोलेगा कि गुड्स इसको भेज दे, और ये इसको रेंटल देगा, ये इसको बैंक को चार्जेस दे देगा. बट इसमें एक ऑप्शन है दैट द हायरर गेट द ऑप्शन टू परचेज. हायरर जो है मतलब ये हो गया हायरर, ये वाला लेसी जो हो गया वो हायरर हो गया. तो वो उसके पास ऑप्शन है कि भाई एट द एंड ऑफ द पीरियड वो चाहिए तो गुड्स को उसके पास ऑप्शन है, वो गुड्स ले सकता है नॉमिनल प्राइस पे, या तो गुड्स को रिटर्न कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है. देखना यहाँ पे, higher purchase transactions are very similar to leasing transaction. In the higher purchase finance takes automobile or leasing finance, the ownership of vehicle continues to remain the lease till the agreement periods and however at the end वही है जो मैंने बताया था. चलो, so now the next question that we are doing is credit facilities fund based granted to exporter by banks. क्या क्वेश्चन क्या बेटा, क्रेडिट फैसिलिटीज ग्रांटेड टू एक्सपोर्टर बाय बैंक्स. की बैंक्स जो एक्सपोर्टर है उसको क्या क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है और कौन दे रहा है, बैंक. चलो, एक्सपोर्टर को क्या है, इम्पोर्टर को क्या क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रही है बाय बैंक, वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि रुपी क्रेडिट और क्रेडिट, एक्सपोर्ट सब जगह. ठीक है. तो नाम कैसे याद रखना है, एक्सपोर्टर है उसको 3 बेनिफिट मिल रहा है, बेसिकली 4 मिल रहा है, और इम्पोर्टर को भी 3 मिल रहा है. इम्पोर्टर का इजी है, बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. रुपी इसका देखना, एक्सपोर्टर का देखना, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, उसमें प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी.
rupee deemed export credit, pre shipment and post shipment credit, and foreign currency export credit, उसमें प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, एंड देन एट द एंड आएगा फोरफेटिंग। यहाँ पे देखना बेटा, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट में आ गया प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं? डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब कि आप सेल कर रहे हो SEZ में, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो टू फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, तो दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट की मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि वो आपने एक्सपोर्ट किया है। फॉरेन के कोई टूरिस्ट है, आप उनको गुड सप्लाई कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट दी एक्सपोर्ट। सेल्स टू फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को आप इंडिया में कुछ बेच रहे हो, तो भी हो गया डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है डीम्ड एक्सपोर्ट वाली है, नहीं तो नॉर्मल एक्सपोर्ट तो पहले उसमें ही कवर हो जाएगा। चलो देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे। सो व्हाट इज रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट का क्या फायदा है देखते हैं। अभी देखना यहाँ पे रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्या बोला है, प्री एंड पोस्ट बोला है। प्री में क्या बोल रहा है कि प्री शिपमेंट क्या क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, किसको दे रहा है, एक्सपोर्टर को दे रहा है। प्री शिपमेंट की गुड्स शिप नहीं हुए हैं उसके पहले क्या क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, प्री शिपमेंट को पैकेजिंग क्रेडिट भी बोलते हैं। देखना, शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस मिलता है एक्सपोर्टर को फॉर प्रोक्योरिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग गुड्स प्रायर टू शिपिंग। मतलब शिपिंग के पहले वो प्रोक्योर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, पैकिंग कर रहा है गुड्स का, शिपिंग के पहले, प्रायर टू शिपिंग, तो उस पर क्या मिल रहा है, शॉर्ट टर्म एडवांस या फिर लोन, एज द केस में भी, कैन बी गिवन फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पजेज ऑल्सो। फेयर बैंक्स का लिबर्टी है टेन्योर डिसाइड करने के लिए कि 3 से 6 महीने के लिए लोन देना या एडवांस देना है, एज द केस में भी, और एक्सेप्शनल केसेस में 9 महीने तक भी जा सकता है बैंक एडवांस या लोन। फिर दीज लोन्स आर गिव्स एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, ये जो लोन्स होता है इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज कंसेशनल रीजनेबल। लेकिन 360 डेज में ये कंसेशनल इंटरेस्ट रेट आपको तभी एप्लीकेबल होगा विद इन 360 डेज अगर आप सबमिट करा रहे हो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट टू द बैंक, एंड नॉर्मल नहीं तो फिर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर लगने चार्जेस हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ कंसेशनल रेट। पहले से स्टार्टिंग से अगर आपने 360 डेज में नहीं जमा किया है तो स्टार्टिंग से जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्री शिपमेंट एडवांसेस आर टू बी रीपेड आउट ऑफ फाइनेंस मेड अवेलेबल ऑफ पोस्ट शिपमेंट स्टेज, मतलब जो पोस्ट स्टेटमेंट भी आपको फाइनेंस मिल रहा है उससे आप प्री शिपमेंट के एडवांस को रीपे कर सकते हो, ये बताया। चलो फिर है पोस्ट शिपमेंट स्टेज ऑफ और फॉर्म एलिजिबल रिसोर्सेज फॉर एक्सपोर्टिंग कस्टमर्स RBI डायरेक्शन, ठीक है। फिर है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, हमने प्री शिपमेंट का देख लिया। प्री शिपमेंट में हमने क्या देखा, अगर इसको फटाफट देखना है तो प्री शिपमेंट में हमने देखा कि शॉर्ट टर्म एडवांस या लोन मिलता है, कितने महीने के लिए मिलता है बेटा, 3 से 6 महीने के लिए मिलता है, एक्सेप्शनल केसेस में 9 महीने के लिए भी मिल सकता है, वर्किंग कैपिटल लोन्स भी मिल सकता है, और इंटरेस्ट रेट कंसेशनल होता है। सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट करोगे 360 डेज में तब तो इंटरेस्ट रेट कंसेशनल रहेगा, अदरवाइज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। फिर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, शॉर्ट टर्म एडवांस या फिर लोन गिवन टू एक्सपोर्टर आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमने देखा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, यहाँ पे हमने देखा था प्री शिपमेंट वाला था, प्रायर टू शिपिंग जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके लिए हम आपको एडवांस दे रहे हैं। पोस्ट शिपमेंट में बोला है दैट शॉर्ट टर्म एडवांसेस या फिर लोन गिवन टू एक्सपोर्टर आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स, आपने शिप कर दिया है गुड्स को, to the date of realization of the shipment of the good to the date of realization of the proceeds of the exported good। मतलब कि जब तक आपको पैसे नहीं मिल रहे, realization of the goods मतलब कि जब आपने शिपमेंट कर दिया पैसे जब तक के नहीं मिल रहे, वहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहो आप ले सकते हो। सच क्रेडिट फैसिलिटीज ग्रांटेड टू एन एक्सपोर्टर हैज़ टू बी रीपेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ गुड एक्सपोर्टेड, मतलब जब आपको गुड्स एक्सपोर्ट आपने किया उसकी प्रोसीड्स मिल जाएंगे, आप उससे रीपे कर देना इस लोन को from other eligible resources as permitted by RBI. The period of such advances या loan will be as specified by FIDAI, that is Foreign Exchange Dealers Association of India। वापस पढ़ना है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस या फिर लोन दे रहे हम किसको, एक्सपोर्टर को, शिपमेंट होने के बाद टिल द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स के बीच में, फिर जब उसको प्रोसीड्स मिल जाएगा तो वो उसे रीपे कर सकता है, अदर सोर्सेज से कर सकता है। द पीरियड ऑफ सच एडवांसेस लोन विल बी पीरियड ऑफ सच एडवांसेस या लोन्स विल बी एज स्पेसिफाइड, मतलब पीरियड ऑफ लोन्स कितना होगा, उसको कितने ड्यूरेशन के लिए देना है वो फिदाई बताएगा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब देखना है यहाँ पे रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है बेटा, तो डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जहाँ पे गुड्स आर सप्लाइड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया इटसेल्फ।
गुड्स आर सप्लाई टू प्रोजेक्ट इन इंडिया इटसेल्फ, कि आप जो गुड्स सप्लाई कर रहे हो वो किसी इंडियन प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, इंडिया में ही कर रहे हो, इंडियन प्रोजेक्ट के लिए नहीं, प्रोजेक्ट इंडिया में है, मतलब वो पर्टिकुलर आप इंडिया में कोई गुड सप्लाई कर रहे हो, दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट। मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट ही है ये। विच आर फंडेड बाय इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज, गुड आर सप्लाई टू यूनिट्स, मतलब SEZ में, या फिर फॉरेन शिपिंग कंपनीज कॉलिंग ऑन इंडियन पोर्ट्स, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स टू फॉरेन टूरिस्ट एटसेट्रा, सच दैट द प्रोसीड्स ऑफ सच गुड सप्लाई विल बी पेड इन फॉरेन करेंसी, such that the proceeds of such goods supplied will be paid in foreign currencies. ठीक है, such transactions are treated as prima facie export transaction and enjoy incentives and other concessions given to normal export transaction. Pre-shipment and post-shipment credit facility granted to rupee deemed export credit transactions are similar to finance credit extended under rupee export credit pre-shipment as well as post-shipment as described herein. However, in deemed export transaction, the date of supply to the project SEZ foreign tourist is taken as the date of export. देखना यहाँ पे, डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में द डेट ऑफ सप्लाई टू द प्रोजेक्ट SEZ यूनिट या फॉरेन टूरिस्ट इज द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। उस दिन हम मान लेंगे कि ये डेट ऑफ एक्सपोर्ट था। अब यहाँ पे देखना, खत्म हो गया, इतना ही है इसके में इतना ही है। फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट में दो आ जाते हैं, प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, प्री शिपमेंट क्रेडिट दे रहे हो या तो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दे रहे हो इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट है, तो प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, इसको प्यार से PCFC बोलते हैं। हालांकि दोनों का सेम ही आता है, PSCFC आना चाहिए, बट ठीक है, यहाँ पे डाला है PCSFC, PCS है या PSC है, PSCFC है, PSC, ये मॉड्यूल में लैंग्वेज दिया है ऐसा, तो आप इसको बीच में ऐसे डाल सकते हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, PSCFC बहुत जगह लिखा है, देखना, तो आप भी एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो। देखना, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट में एक तो PCFC दिया है, PSCFC दिया है, प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, दिस फैसिलिटी इज एप्लीकेबल टू कैश एक्सपोर्ट्स वेयर पेमेंट ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड प्रायर टू एक्सपोर्ट, मतलब अभी तक गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ है लेकिन पेमेंट मिल चुका है, दैट इज प्री शिपमेंट क्रेडिट, कि भाई गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ आपका लेकिन आपको पेमेंट मिल चुका है। फिर गेट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी बाय डिस्काउंटिंग और री डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट बिल अंडर एक्सपोर्ट बिल री डिस्काउंटिंग स्कीम। इसका क्या मतलब हुआ, गेट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, मतलब जो क्रेडिट आपको मिल रहा है ना इसमें PCFC में, वो आपको फॉरेन करेंसी में मिलेगा, या तो डिस्काउंट करा लो या बिल को री डिस्काउंट करा लो। कौन से बिल को, एक्सपोर्ट बिल को, अंडर वेयर, अंडर विच स्कीम, एक्सपोर्ट बिल री डिस्काउंटिंग स्कीम। शॉर्ट टर्म होता है, जनरली मैक्सिमम 360 डेज के लिए होता है, कैन बी एक्सटेंडेड ऑन टर्म्स ऑफ द बैंक 360 डेज एट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट के हिसाब से, इंटरनेशनली जो कॉम्पिटिटिव रेट होगा, इंटरेस्ट रेट मान लो, उस हिसाब से चलता है। फिर है ऑप्शंस विथ एक्सपोर्टर्स वांटिंग फॉरेन करेंसी, कि अगर एक्सपोर्टर्स को फॉरेन करेंसी का इंसेंटिव चाहिए तो एक्सपोर्टर्स के पास क्या ऑप्शन है। डिड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कि अगर एक्सपोर्टर्स को फॉरेन करेंसी में इंसेंटिव्स चाहिए तो क्या ऑप्शन है। टेक रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड कन्वर्ट टू फॉरेन करेंसी। आप रुपी में क्रेडिट, आप देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ, आप रुपीज़ में ले लो क्रेडिट, कन्वर्ट करा लो उसको फॉरेन करेंसी में, या फिर डिस्काउंट करा लो या फिर दूसरा देखते हैं, टेक प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपी, ये प्री शिपमेंट की बात हुई है बेटा, तो टेक क्रेडिट इन रुपी एंड कंसीडर, नहीं ये मैंने थोड़ा सा, मेरे को मिस्टेकन लग रहा है, वेट, हाँ मैंने दिखाया था, देख यहाँ पे देख लेते हैं। एन एक्सपोर्टर कैन अवेल PCFC इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, कि पहला कि प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज़ में ले रहा है और कन्वर्ट कर रहा है फॉरेन करेंसी में, प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है वो रुपीज़ में ले रहा है, और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इधर इन रुपीज़ या फॉरेन करेंसी दोनों में ले सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर, कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज़ ले रहा है, बाद में उसको कन्वर्ट करा ले रहा है फॉरेन करेंसी में, यहाँ पे प्री शिपमेंट क्रेडिट वो रुपीज़ में ले रहा है, पोस्ट शिपमेंट वो रुपीज़ में भी ले सकता है या फिर फॉरेन करेंसी में भी ले सकता है, फॉरेन करेंसी में बाय डिस्काउंटिंग री डिस्काउंटिंग बिल्स अंडर DBR, ठीक है, इतना समझा। फिर अवेल प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी एंड वो प्री शिपमेंट में फॉरेन करेंसी में ही ले रहा है, एंड डिस्काउंट री डिस्काउंट एक्सपोर्ट बिल इन फॉरेन करेंसी अंडर EBR।
सो आई होप इट अंडरस्टूड बाय यू दैट फर्स्टली व्हाट डज इट से कि प्री शिपमेंट क्रेडिट आप रुपीज़ में ले लो, कन्वर्ट करा लो फॉरेन करेंसी में। यहाँ पे बोल रहे प्री शिपमेंट आप रुपीज़ में ले लो, पोस्ट शिपमेंट आप रुपीज़ या फॉरेन में ले लेना। यहाँ पे बोल रहे प्री शिपमेंट आप फॉरेन में ले लो, फॉरेन करेंसी में ले लो, उसको डिस्काउंट अंडर EBR स्कीम करा लेना, एज सिंपल एज दैट। फिर यहाँ पर आया पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, सो दैट इज PSCFC। सो बैंक कैन डिस्काउंट दी एक्सपोर्ट बिल, बैंक जो है वो बिल को डिस्काउंट कर सकती है। बैंक कैन डिस्काउंट दी एक्सपोर्ट बिल, कौन सा बिल? एक्सपोर्ट बिल, टू प्रोवाइड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, एंड बैंक कैन एक्सटेंड द फाइनेंस इफ प्री शिपमेंट इज ऑल्सो अवेल्ड बाय डिस्काउंटिंग दी एक्सपोर्ट बिल। क्या बोल रहा है कि बैंक कैन डिस्काउंट द एक्सपोर्ट बिल, क्यों? टू प्रोवाइड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के लिए बैंक जो है वो डिस्काउंट कर सकते हैं एक्सपोर्ट बिल को। एंड बैंक कैन एक्सटेंड द फाइनेंस इफ प्री शिपमेंट इज ऑल्सो अवेल्ड, मतलब प्री शिपमेंट आपने अवेल किया है तभी भी बैंक फाइनेंस को दे सकती है बाय डिस्काउंटिंग द एक्सपोर्ट बिल। जनरली ये होता है 180 डेज के लिए। पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट बिल जो होता है वो 180 दिन 6 महीने के लिए होता है। ये यूसेंस बिल होता है मोस्टली, जहाँ पे टाइटल तो ट्रांसफर किया जाता है बट पेमेंट विल बी डन ऑन ड्यू डेट। So basically we have covered what? We have covered rupee export credit, we have covered rupee deemed export credit, and we have also covered foreign currency export credit. Now we are covering forfeiting जो है वो मैं at the end कराऊंगी, उसका प्रोसेस है लंबा सा मॉड्यूल में, तो मैं साथ में कराऊंगी। इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर को क्या फैसिलिटी मिल रही है? बायर क्रेडिट मिल रही है, सप्लाई क्रेडिट मिल रही है और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ECB का एक चैप्टर है तो ये यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। बायर क्रेडिट एंड सप्लाई क्रेडिट देखते हैं, देखना है यहाँ पे। इम्पोर्ट फाइनेंस में दो क्रेडिट मिलता है, बायर क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट। बायर क्रेडिट क्या होता है बेटा? इम्पोर्टर जो है वो लोन लेता है फ्रॉम ओवरसीज एब्रॉड से फॉर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया। इम्पोर्टर जो है उसको इम्पोर्ट करना है कोई भी गुड्स इनटू इंडिया, तो वो पैसे कहाँ से ले रहा है? ओवरसीज से ले रहा है। इम्पोर्ट टू बी परमिसेबल अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉर ओवरसीज एक्सपोर्टर ट्रांजैक्शन बिकम कैश सेल्स। जो एक्सपोर्टर हो गए, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली गुड्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपोर्टर के लिए तो कैश सेल्स हो गया ना, क्योंकि हम फॉरेन से पैसे ले रहे हैं, फॉरेन वाले उनको पैसे दे रहे हैं डायरेक्ट, हमको रिटर्न करना है। दैट इज इट। फिर है सप्लाई क्रेडिट। सप्लाई क्रेडिट क्या होता है बेटा? क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया एक्सटेंडेड बाय ओवरसीज सप्लायर। मतलब देखना यहाँ पे, सप्लायर क्रेडिट रिलेट्स टू, सप्लायर्स क्रेडिट रिलेट्स टू क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, कि हम इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सटेंडेड बाय द ओवरसीज सप्लायर। जो सप्लायर है वही अपने को क्या दे रहा है बेटा? क्रेडिट पीरियड दे रहा है। इम्पोर्ट शुड बी परमिसिबल अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ DGFT। यूजुअली दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज अवेल्ड for import of capital goods, and the importer pays an agreed amount, down payment दे देता है, and the balance amount is paid in installment over a deferred period. Interest rates are decided at the initial contracting stage and include in the installment। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये इंडिया का है VG, ये इससे ये शिनशान है। अब VG जो है वो कैलकुलेटर इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो ये VG जो इसको डाउन पेमेंट दे देगा, रिमेनिंग पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दे देगा। दैट इज सप्लायर्स क्रेडिट। अब मॉड्यूल में इसमें डिफरेंशिएशन दिया है, व्हाट इज बायर क्रेडिट, व्हाट इज सप्लायर्स क्रेडिट, देखते हैं। आना, बायर्स क्रेडिट refers to loans for payment of imports into India arranged by the importer from overseas bank or financial institution. Didn't we study the same? What did we study over here is कि importer जो है लोन लेगा overseas से for imports into India. Import जो है to be permissible under FTP of DGFT, ठीक है, वो नीचे लाइन में आएगा। That import should be permissible under the extent foreign trade policy of the DGFT, ठीक है। और इसमें भी सेम है, import should be permissible under the extent FTP of DGFT, ठीक है। फिर for the overseas exporter the transactions become a cash, I explained. Since the facility is provided by an overseas bank, the interest rates may be slightly high. क्योंकि ओवरसीज बैंक से आप ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेट हाई हो सकता है, दैट्स व्हाट इट सेज, ठीक है। अब सप्लाई क्रेडिट क्या होता है? सप्लाई क्रेडिट रिलेट्स टू क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया एक्सटेंडेड बाय ओवरसीज सप्लाई। बेटा यहाँ पे बैंक घुस रहा है, आप बैंक से सामने से जाके पैसे अरेंज करा के ले रहे हो, यहाँ पे सप्लायर जो है वही आपको क्रेडिट दे रहा है। सप्लाई क्रेडिट रिलेट्स टू द क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया एक्सटेंडेड बाय द ओवरसीज सप्लायर। इन दिस केस ये वाला सेम है, द इम्पोर्टर पेज एन अग्रीड अमाउंट, डाउन पेमेंट दे देता है इम्पोर्टर, बैलेंस इंस्टॉलमेंट में पे करता है। सिंस द फैसिलिटी इज प्रोवाइड बाय द सप्लायर इटसेल्फ, इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली लो होगा। यहाँ पे बैंक प्रोवाइड कर रहा है ना फैसिलिटी, तो इंटरेस्ट रेट हाई हो सकता है, स्लाइटली हाई देन दिस। एंड यहाँ पे सप्लायर खुद जो है इन फैसिलिटी दे रहा है, इसलिए कंपेरेटिवली लो हो सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बायर क्रेडिट एंड सप्लाई क्रेडिट दैट वाज गिवन इन द मॉड्यूल।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है देखते हैं। इट मीन्स फाइनेंसिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है? इट मीन्स प्रोजेक्ट को आप फाइनेंस कर रहे हो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना हमेशा, प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हो आप, प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हो। कौन से प्रोजेक्ट को? जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, आप उनको फाइनेंस कर रहे हो। तो इट मीन्स फाइनेंसिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। कंपनीज कैन फाइनेंस सच लार्ज प्रोजेक्ट्स इन टू वेज। कंपनी दो तरीके से लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकती है। या तो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग कर सकती है, तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग दे सकती है। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग क्या होता है? लेंडर हैज अ राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम अदर एसेट्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग मतलब कि मैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, मैं आपको फाइनेंस दे रही हूँ। कंपनी जो आपका पूरा का पूरा कंपनी है, उसका एसेट्स आप मुझे एज अ सिक्योरिटी दे दो। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है? द लेंडर कैन ओनली रिकवर द मनी फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट होता है तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो एसेट्स है, आप उनसे ही अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, ना कि पूरी कंपनी से। इट हैज़ वेरियस इक्विटी इन्वेस्टर्स एज वेल एज, किसकी बात कर रहा है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की। तो इट हैज़ वेरियस इक्विटी इन्वेस्टर्स एज वेल एज सिंडिकेट्स ऑफ बैंक। Risk identification is done by lender elaborately so to understand whether the project is financeable or not। मतलब रिस्क लेंडर जो है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन तो करेगा ना भाई। लेंडर है जो आपको पैसे दे रहा है, वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन करेगा टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट फाइनेंसेबल है भी या नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी। फाइनेंस शुड बी फ्रॉम मल्टीपल पार्टीज टू डाइवर्ट द रिस्क। फाइनेंस मल्टीपल पार्टीज से भी हो सकता है, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट में रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा होता है तो मल्टीपल पार्टी फाइनेंस करेगी, तो रिस्क डाइवर्ट हो सकता है अच्छा खासा। अदर फैक्टर्स में क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव, हम देखेंगे कि लार्ज प्रोडक्ट है तो इसको लार्ज अमाउंट लगेगा। ठीक है, लार्ज प्रोडक्ट है तो इसको लार्ज कैपिटल इंटेंसिव जाएगा। फिर है हाईली लेवरेज, मतलब डेट ज़्यादा रहेगा ऐसे प्रोजेक्ट में और इक्विटी कम रहेगा। और लॉन्ग टर्म टेन्योर 15 से 20 ईयर्स का हो सकता है। इंडिपेंडेंट एंटाइटी विथ फाइनाइट लाइफ, मतलब क्या होता है कि बेसिकली प्रोजेक्ट फाइनेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि लेट्स से एल कंपनी, सबको पता है एल कंपनी ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया जिसके लिए उसने एक नया कंपनी ही फॉर्म कर दिया, न्यू कंपनी फॉर्म कर दिया, ना कि एल की ब्रांचेस नहीं रखा उसको। एक नया एल एक नया कंपनी बना के वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उसमें चला है। तो सारे अगर कोई खतरा भी होगा तो वो उस कंपनी के, उस जो नई कंपनी, जो नया प्रोजेक्ट के लिए जो नई कंपनी फॉर्म हुई है उसके एसेट्स पे होगा, ना कि कंपनी के पूरे एसेट्स पे। सो दैट इज इंडिपेंडेंट एंटाइटी विथ फाइनाइट लाइफ। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, कंपनी खत्म। many participants, as I said, large number of multiple parties to divert the risk, तो many participant। कॉस्टली होता है रेजिंग कैपिटल थ्रू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज कॉस्टली कंपेयर टू द कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस जब आप करते हो तो आप कंपनी के एसेट्स पे हल्ला बोल सकते हो। कंपनी के एसेट्स पे जब हल्ला बोल सकते हो तो मोस्टली जो ये चीप रहता है रेदर देन प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए आप जब कैपिटल रेज करने की कोशिश कर रहे हो तब। जनरली नॉन रिकोर्स हो सकता है या फिर लिमिटेड रिकोर्स हो सकता है। चलो सही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। ये बंदा है सिंगो। सिंगो ने लोन लिया बैंक से, बैंक को उसने दिया गोल्ड या फिर शेयर्स। सिक्योरिटी है ना, गोल्ड भी सिक्योरिटी है, शेयर्स भी सिक्योरिटी है, और बैंक ने उसको लोन दे दिया इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर जनरली अलाउड सिक्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन से सिक्योरिटी आप दे सकते हो व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी, आप बैंक को एज अ प्लेज रख सकते हो। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नाबार्ड बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, डीमेट शेयर्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, डीमेट में होना चाहिए किसान विकास पत्र, म्यूचुअल फंड्स यूनिट विल पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट यूटिलाइज्ड एंड फॉर द पीरियड यूटिलाइज्ड। फीचर्स क्या है वो देखते बाद में। चलो आ जाओ, पहले यहाँ पे कवर कर लेते सारा। So basically when we talk about loan against security, loan is advanced to customer against pledge of securities or against insurance policy, mutual fund etc. फिर है कि following are considered to be approved securities। ये security जो है वो approved security against which LAS, that is loans against security, could be given। So that is non convertible debentures, as I said, mutual fund units। देखो non convertible debentures, mutual fund units, नाबार्ड bonds, dematerialized share, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र एक्सेप्टेड ओनली इन डीमेट फॉर्म, ये वाले भी, और इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैंने क्या क्या बताया अभी, क्या क्या है इसमें, ये लिस्ट याद करने की ज़रूरत है। इफ़ लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये अपने को याद रखने की ज़रूरत है दैट कि ये अप्रूव्ड सिक्योरिटी फॉर लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। तो कौन कौन से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर कैसे नॉन कन्वर्टेबल होने चाहिए, इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास है वो भी आप गिरवी रख के ओडी में के हिसाब से, देखो इसको ना सिंपल से ऐसे समझो कि आपको
आपको जो है आपको लोन लेना है इमिडिएटली, आपको लोन लेना है इमिडिएटली, और आप अपना शेयर होल्डिंग खोना नहीं चाहते हो, आपको वोट करना है, आपको सब करना है, आप सिर्फ सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर रहे हो। तो आपके पास कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है जो प्लेज हो सकती है? तो पहले तो म्यूचुअल फंड है, तो वो हो सकता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है बेटा तो वो प्लेज नहीं होगा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो वो प्लेज हो जाएगा। म्यूचुअल फंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर समझ में आता है। बॉन्ड्स भी सेम सिमिलर हो गए कि नाबार्ड के बॉन्ड्स है तो वो भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स है, डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स हैं तो वो भी आप कर सकते हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है एनएससी, या फिर किसान विकास पत्र जो कि डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इसमें से कौन कौन से इजी लग रहे हैं इफ यू सी ना, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, नाबार्ड बॉन्ड इजी है, डीमेटेरियलाइज शेयर इजी है, इंश्योरेंस पॉलिसी इजी है। थोड़ा सा टफ एनएससी और किसान विकास पत्र, तो ये पांचों याद रखने की थोड़ी सी जरूरत है। By pledging the securities, the loans against securities is provided by a bank or financial institution as an overdraft facility. The value of OD, यहाँ पे देखना, the value of OD limit is advance is determined on the basis of securities that are pledged. Securities का क्या वैल्यू, उसके बेसिस पे आपको OD में एडवांस मिलेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन अमाउंट विड्रॉन। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? जितना आप अमाउंट विड्रॉ करोगे, ओनली फॉर द पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन, जब आप वापस कर दोगे तो नहीं। तो जब तक आप जब तक के लिए आपने एडवांस को अपने वो निकाल लिया है, क्रेडिट कर लिया है, तब तक के। द एडवांटेजेस पार्ट ऑफ प्लेजिंग योर सिक्योरिटीज दैट द बोरो इज एबल टू गेट स्टडी कैश इजीली, और सेकेंडली बोरोअर इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। दिस मीन्स दैट राइट्स ऑफ रिसीव डिविडेंड्स है, बोनस रिसीव कर सकता है, प्राइस मूवमेंट्स इन शेयर्स वो रिसीव कर सकता है। दिस फैसिलिटीज डील टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एड एंड इंटरेस्ट रेट आर लेसर देन द पर्सनल लोन्स। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है देन दी पर्सनल लोन। इसके फीचर्स क्या क्या है कि सिक्योर्ड लोन होता है बेसिकली बैंक के लिए, टेन्योर जनरली 1 साल का होता है, इंटरेस्ट रेट 12 to 15% होता है, प्रोसेसिंग चार्जेस 2% का हो सकता है, नो प्री पेमेंट चार्जेस। नॉर्मली कि आप कोई अमाउंट प्री पेमेंट करते हो, जैसे कि हाउस आपने लोन लिया, प्री पेमेंट कर दी तो उसके लिए आपको चार्जेस भरने पड़ते हैं कि भाई जब बोला है तभी पे कर, प्री पेमेंट मत कर। तो यहाँ पे कोई प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं है, प्री पेमेंट किया तो भी चलेगा। लोन अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, उस पर आपका लोन अमाउंट डिपेंड करेगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द फैक्टरिंग इज। फैक्टरिंग क्या है बेटा? तो फैक्टरिंग एक प्रोसेस है ऑफ सेलिंग इट्स डेटर और रिसीवेबल्स टू अ थर्ड पार्टी। मतलब मुझे जो मिलने वाला है, जो मेरे डेटर्स है, मैं उनको सेल कर दे रही हूँ थर्ड पार्टी को, ये चीज़ मेरे को मिलने वाली है, तो ये पहले से लेके रख। लेट्स अंडरस्टैंड फैक्टरिंग विद एन एग्जाम्पल, ठीक है? स्टेप 1 की तरह यहाँ पर है। तो ये पार्टी 1 है सेलर, ये पार्टी 2 है बायर। सेलर जो है वो क्रेडिट सेल गुड्स जो है वो क्रेडिट सेल कर रहा है, मतलब ये उसको बाद में पैसे देगा। ये जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया बिल को, इसने इन्वॉइस दे दिया इसको, और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया बिल और इन्वॉइस दे दिया सेलर को, ठीक है? स्टेप 3, सबमिट करेगा इन्वॉइस कॉपी किसको? फैक्टर को। फैक्टर क्या करेगा? फैक्टर जो है 3 हुआ ना, हाँ, फैक्टर जो है उसको पेमेंट कर देगा अप टू 80% इनिशियली, 20% बाद में करेगा अपने कुछ एक्सपेंसेस कट करके। तो लेट्स से 15,000 का था अमाउंट, तो इसने 12,000 दे दिए और 2,000 बोला जब ये कस्टमर मेरे को रीपे कर देगा तब मैं तुझे कर दूंगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाओ। अब कस्टमर ने आफ्टर 2 months पेज द अमाउंट इन रिकोर्स टाइप, कस्टमर टाइप्स। कस्टमर पेज बेसिकली आफ्टर 2 महीने के बाद कस्टमर इसको 15,000 का जो अमाउंट था वो दे दिया उसने फैक्टर को, फैक्टर ने 2,000 इसको दे दिया, बाकी के जो बचे 1,000 वो फैक्टर का इनकम है। डिड यू अंडरस्टैंड कि इसने क्लाइंट को 14,000 ही मिले हैं, कस्टमर को देना पूरा 15,000 पड़ा है, 1,000 का फायदा इसको हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसको पैसे जल्दी चाहिए थे, ये 3 महीने के बाद देने वाला था, 2 महीने के बाद देने वाला था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट। लेट्स अंडरस्टैंड फैक्टरिंग कुड बी इन वेरियस फॉर्म्स, मीन्स दिस इज मेरली एन एग्जाम्पल, ठीक है? फिर अब आ जाते हैं यहाँ पे थ्योरी। देखना यही सेम हमने अभी वहाँ पे देखा, ये देखते क्या बोल रहा है। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ क्रेडिट सेल्स इनटू कैश, कि यहाँ पे जो क्रेडिट सेल्स था इसने कैश में कन्वर्ट करा लिया फैक्टर के थ्रू। सो इट्स नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ क्रेडिट सेल्स इनटू कैश। In factoring, a financial institution buys the accounts receivables of a company and pays up to 80% या फिर rarely 90% in certain cases situations. Factoring company pays the remaining amount like balance 20% after बाद में अपने कुछ expenses cut करके। Then देखना यहाँ पे collection of debt from the customer is then जब कब करेगी 20%? जब collection from the customer is done either by the factor or the client depending upon the type of factoring. The account receivable in factoring can either be for a product or service, मतलब
बेसिकली जो फैक्टरिंग के लिए जो अमाउंट है 15,000, ये प्रोडक्ट का भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है। कौन कौन सी पार्टीज रहेंगी यहाँ पे? 3 पार्टी होगी, कस्टमर होगा, एक क्लाइंट होगा और एक फैक्टर होगा। देखना ये दिया है क्या, द सेलर, द बायर, द फैक्टर। सेलर जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, इनवॉइस रेज कर रहा है। बायर जो कस्टमर है गुड्स एंड सर्विसेज का, द पार्टी टू पे। एंड द फैक्टर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एडवांसेस द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स टू द सेलर। नाउ फैक्टरिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखना, सबसे पहले क्या करेगा, सेलर जो है वो ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर को अपनी नीड बताएगा कि मेरे को फंडिंग चाहिए। ब्रोकर जो है वो उसका प्रोफाइल क्रिएट करेगा, सबमिट कर देगा अप्रोप्रिएट फंडर को कंसिडरेशन के लिए। जब दोनों पार्टी अग्री हो गई कि फैक्टरिंग हो सकता है, तो ब्रोकर जो है ना वो सेलर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में डाल देगा, किसके, कि फंडर, ये फंडर है, इससे डायरेक्ट बात कर ले। फिर क्या होगा बेटा, फिर देखना यहाँ पे, फिर सेलर जो है फीस वगैरह देगा। क्यों देगा? विद फॉर्मल एप्लीकेशन टू कवर द, मतलब अब जो है ना फंडर भी ऐसे पैसे दे देगा क्या, फैक्टरिंग के लिए अग्री करेगा क्या? नहीं अग्री करेगा, वो पहले लीगल रिसर्च कॉस्ट डालेगा। रिसर्च क्या होगा उसने, वो सेलर के रिसीवेबल्स के ऊपर, विच विल बी इनकर्ड ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द बायर का क्रेडिट वर्दिनेस इवेल्युएट करने के लिए, बैकग्राउंड चेक करने के लिए, डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस सर्विस का यूज करके फंडर ने जो कॉस्ट अपने घलाए हैं वो सेलर से लेगा ना बेटा, दैट्स इट। फंडर जो है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑन द सेलर, फंडर जो है वो वेरीफाई करेगा इनवॉइसेस एंड एक्नॉलेज की कोई एनकम्बरेंसेस तो नहीं है सेलर्स के रिसीवेबल्स पे। फिर डिटेल सैंक्शन लेटर सेलर को मिलेगा, कि डिटेल सैंक्शन लेटर, कि ये चलते को इतना अमाउंट सैंक्शन कर रहे हैं हम लोग, ये ले लेटर जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा कौन, सेलर, टेकन विथ सिग्नेटरीज, ठीक है। सैंक्शन टर्म्स मस्ट कंटेन द फॉलोइंग, की ऑल फैसिलिटीज कवर्ड अंडर द सेक्शन। सैंक्शन में क्या क्या फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं, जो लोन अमाउंट या जो अमाउंट हमने सैंक्शन किया है, लोन अमाउंट नहीं सॉरी, फैक्टरिंग अमाउंट अगेंस्ट रिसीवेबल जो हमने सैंक्शन किया, उसमें क्या फैसिलिटीज मिल रही है आपको और कितने टाइम के लिए मिल रही है। द पीरियड फॉर द सैंक्शन इज वैलिड, कितने टाइम तक के लिए सैंक्शन पीरियड वैलिड होगा, जो भी लिमिट होगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। कॉपी ऑफ सच एडवाइस, कि हम फैक्टरिंग से ये सब चीज़ें करा रहे हैं, बायर्स को भी भेजा जाएगा, कस्टमर्स को भेजा जाएगा। हाउ बायर का कंसेंट जरूरी नहीं है फैक्टरिंग की, सेलर फैक्टरिंग कराए या ना कराए। यूजुअली ये जो प्रोसेस है ना फैक्टरिंग का, वो 7 to 10 डेज के अंदर हो जाता है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट विद द फैक्टर, अग्रीमेंट्स आर साइन, कस्टमर्स आर नोटिफाइड, यूसीसी फॉर्म्स फिल्ड हो जाते हैं। द फर्स्ट एडवांस मिलता है कस्टमर किसको, सेलर को मिलेगा ना, हाँ। द फर्स्ट एडवांस इज फॉरवर्डेड टू द कंपनी, जो भी है। दिस एडवांस मतलब 70 to 80% मिलेगा, लेट्स से 20 या 30% बाद में मिलना था। जब कौन पे कर देगा, कस्टमर पे कर देगा फैक्टर को, तो 30% मिलना था। 10% लेट्स से उसने अपना एक्सपेंसेस काट दिया और 20% दे दिया, तो जो प्रॉफिट है फैक्टर का वो है 10%। द सेलर परफॉर्म सर्विसेज, एंड सेलर जो इनवॉइस क्रिएट करेगा और सेलर जो वो सेंड कर देगा वो इनवॉइसेज टू फंडर, एंड फंडर वेरीफाई करेगा और एडवांस भेज देगा सेलर को एज पर दी अग्रीमेंट। उसके बाद जो है बायर जो है वो किसको पे करेगा, एट द एंड बायर जो है फैक्टर को पे करेगा। फैक्टर अपना जो भी रिटर्न, जो भी रिमेनिंग रिजर्व माइनस करेगा अपनी फीस, और उसके बाद ही जो भी नेगोशिएटेड अग्रीमेंट है उसके हिसाब से अपना फीस वगैरह माइनस कर लेगा उसमें से। किस में से, समझा क्या आपको? देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, इफ़ यू रिमेंबर, कि 15,000 बायर को इसको देना था सेलर को, तो सेलर ने गया इसके पास, बोला 70% अभी दे दे, तो इसने 12,000 दे दिया, बोला 3,000 बाद में देता हूँ जब ये देगा, तो 3,000 वो नहीं देगा, अपने भी फीस कट करेगा, तो 2,000 दे दिया, तो 1,000 का फायदा। अब मॉड्यूल में एक डिफरेंस बिटवीन दिया था बिल्स फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस, हम ऑलरेडी कर चुके। प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है, बिल फाइनेंस क्या होता है, क्या होता है, एक बार पढ़ लेते सिंपली। बिल्स फाइनेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग फाइनेंस होता है। नेचर द बिल्स कैन बी क्लासिफाइड डिमांड बिल एंड यूसेंस बिल्स। डिमांड बिल इज परचेज एंड यूसेंस बिल इज डिस्काउंटेड बाय द बैंक्स। द क्रेडिट अवेलेबल टू द सेलर अगेंस्ट द बिल्स, the credit available to the seller against the bill drawn in the letter of credit either on side draft or usance draft are called bills negotiation by the bank. The advantages of bill finance is that the seller of the goods, जो कि borrower है, gets immediate money from the bank for the goods time, irrespective whether it's purchase, discounted or negotiation. Banks take into consideration the credit worthiness not only of the borrower but also of the drawing. प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है, इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर सिंडिकेट्स ऑफ बैंक भी हो सकते हैं। फिर देर आर मोस्ट कॉमनली लोन्स विच आर सिक्योर्ड बाय प्रोजेक्ट एसेट्स पेड एंटायरली फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो रेदर देन फ्रॉम द जनरल एसेट्स. The financing is typically secured by all project assets, including the revenue producing contracts. Project lenders are given a lien on, ठीक है, सेम वही है.
अब 5 क्वेश्चंस और बचे। एज आई सेड पूरा मॉड्यूल कवर किया है, विद इन 1 आवर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। 5 क्वेश्चंस मोर, इफ माय फोन वर्क्स विद द स्टोरेज देन दैट्स ग्रेट एंड आई वुड कवर ऑल द चैप्टर। लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। अप्रेजल मेथोडोलॉजी क्या है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन एंड क्रेडिट प्रोसीजर्स। देखना इसमें क्या है। बैंक जो है ना, अभी देखना पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते क्या है। Appraisal methodology for different types of loans and credit products. Credit appraisal is the process by which a lender appraises the technical feasibility, economic viability and bankability including credit worthiness of the prospective, मतलब क्या, borrower, prospective borrower. Appraisal of credit is generally carried on by banks and financial institutions. Credit appraisal is a process of a customer credit appraisal process of a customer lies in assessing is that customer is capable of repaying the loan amount in the stipulated time or not. क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस इसलिए होता है, ये देखने के लिए होता है कि बेसिकली क्रेडिट इवैल्यूएशन करने के लिए होता है किसका, बोरोवर का, कि वो रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं. द बैंक्स हैज देयर ओन मेथोडोलॉजी टू डिटरमाइन इफ द बोरोवर इज क्रेडिट वर्दी और नॉट. It is determined in terms of norms and standards set by the bank. All banks employ their own unique objective, subjective, financial and non-financial techniques to evaluate the credit worthiness of their customer. फिर ये प्रोसेस है जो कि यहाँ पे मैंने दिया है. आ जाओ, प्रोसेस क्या बोल रहा है. ये है एक बंदा, ये है बैंक. तो एप्लीकेशन दिया इसने लोन लेने के लिए कि मेरे को क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, मेरे को लोन चाहिए, और डॉक्यूमेंट भी दे दिया साथ में. बैंक ने क्या किया, बैंक ने प्री सैंक्शन विजिट किया इसके पास सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करने के लिए. प्री सैंक्शन विजिट किया कि इसने होम का प्रॉपर्टी का कुछ दिया है तो इसके पास है या नहीं. मतलब एक होता है कि प्रॉपर्टी विजिट या जो भी है, प्री सैंक्शन विजिट करता है बैंक. ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए कि इसने एप्लीकेशन दिया, मुझे लोन चाहिए, डॉक्यूमेंट दिया, बैंक ने सैंक्शन विजिट किया. अब 4th पॉइंट यहाँ पे बैंक क्या करेगी, बैंक चेक करेगी कि आरबीआई की डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं है बंदा, ये विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं है, ये सिबिल डेटा क्या है इसका ईसीजीसी क्वेश्चन लिस्ट क्या है, एक्सेट्रा. जो बैंक को चेक करना है, क्या चेक करेगी, आरबीआई के डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं है, ये विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है, इसका सिबिल डेटा कितना है, ईसीजीसी क्वेश्चन लिस्ट में क्या लिखा है इसके बारे में, या क्या है, या उसमें है या नहीं. तो अब क्या होगा ना, एम्पैनल्ड एडवोकेट्स होंगे, तो बैंक जो है वो टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट लेगी, टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट लेगी एम्पैनल्ड एडवोकेट से, क्योंकि ये मेरे से लोन मांग रहा है, इसने मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, एम्पैनल्ड एडवोकेट्स को दे रहा हूँ. आप मुझे ये बताओ कि ये टाइटल क्लियरेंस है या नहीं, इसका टाइटल बराबर है ना, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है या नहीं. एम्पैनल्ड वैल्यूअर्स जो है वो उनसे वो वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लेगा. एम्पैनल्ड एडवोकेट से उसने क्या ले लिया, टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट ले लिया. एम्पैनल्ड वैल्यूअर से उसने वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लिया कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाल के दो. फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ द एप्लीकेंट. फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ एप्लीकेंट, असेसमेंट ऑफ प्रपोजल, की प्रपोजल जो उसने दिया था उसको असेस करना, एंड फिर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना बाय द अथॉरिटी. दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस अंडर अप्रेजल मेथोडोलॉजी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट प्रोडक्ट्स. ये एक डिफरेंस बिटवीन देख लेना, ये मॉड्यूल में दिया है तो इसलिए मैं आपको करा रही हूँ. डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड हाइपोथिकेशन, सेम इज गिवन टू यू. डीपीए में भी ये क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग में भी है, देख लेना. हाइपोथिकेशन क्या है, हायर परचेज क्या है. हायर परचेज देखते हैं पहले. बैंक कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हायर परचेज अरेंजमेंट एज ओनरशिप ऑफ एसेट्स. हायर परचेज मतलब आपने मोबाइल फोन लिया, आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट बैंक को दे रहे हो, दैट इज इट. तो एडवांटेज ओनरशिप का किसके पास है, आपके पास है, तो बैंक उसका एडवांटेज नहीं ले सकते. ठीक है. फिर हाइपोथिकेशन में क्या होता है बेटा, हाइपोथिकेशन में ये होता है दैट ये फर्स्टली सफाइजी एक्ट में आता है हाइपोथिकेशन. बैंक जो है, बैंक ने लेट्स से फाइनेंस किया फॉर कार का ओनरशिप प्लस पोजेशन किसके पास है, बोरोवर के पास है. बोरोवर जो है अगर डिफॉल्ट करता है तो बैंक पोजेशन ले सकता है, विद पोजेशन ऑफ कार ले सकता है विद द कॉन्सेंट ऑफ बोरोवर. एंड बोरोवर जो है वो सरेंडर भी कर सकता है कार बैंक को, कार बैंक को. तो बैंक कैन सेल विदाउट क्या है, इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. अगर ये सरेंडर कर रहा है बोरोवर तो इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट के बिना भी बिका जा सकता है. सो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन. ये सिंपली रीड है, सिंपली रीड करना है इसको. मैंने इसलिए दिया, यू नेवर नो, ICSI नेवर फेल्स टू सरप्राइज यू, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, फॉर गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी बैंक. देखना, सुनना मेरी बात. प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या था, प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस देता है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है. प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हो उसका रिपोर्ट है. फॉर गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुझे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस चाहिए. अभी हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था प्रोजेक्ट फाइनेंस, कहीं तो देखा था, यहाँ पे देखा था हमने प्रोजेक्ट फाइनेंस की
लेंडर कैन ओनली रिकवर द मनी फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन केस, मतलब कि मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब होता है कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनीज फाइनेंस लेती है दो तरीके से, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग या फिर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के हिसाब से, कि प्रोजेक्ट के लिए मुझे फाइनेंस चाहिए, आप दो, ठीक है। कहाँ थे हम? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है। जब प्रोजेक्ट फाइनेंस आप किसी से मांग रहे हो तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो देखना यहाँ पे, फॉर गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मेनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस आइडिया, company is required to prepare a project report. A project report is detailed report containing all the details of the company. A good project report must present diverse range and analytical changes to the clients and shareholder. Report getting financial assistance from, हाँ ठीक है भाई। अच्छा, अब रिपोर्ट में क्या क्या होगा? रिपोर्ट कवरिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज बिलो। इंट्रोडक्टरी स्टेज प्रोजेक्ट का, समरी बता दो प्रोजेक्ट का, डिटेल्स हो कि प्रमोटर कौन है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, करंट स्टेटस ऑफ द बैंक क्या है, इट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, टारगेट मार्केट एंड एक्टिविटीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टूल्स डिप्लॉयड क्या है, कस्टमर्स डिटेल्स अबाउट देम एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन। इफ़ यू हैव सीन शार्क टैंक, तो शार्क टैंक ऑफ इंडिया में बार बार वो लोग पूछते हैं कि आपका कस्टमर बेस कितना रिपीट हो रहा है, 50% कस्टमर रिपीट हो रहे हैं, 70% कस्टमर रिपीट हो रहे हैं। तो ये जानने के लिए कि कस्टमर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कितने हैं आपके। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको यही चीज़ें मेंशन करके बतानी है, तभी तो आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस होगा ना। एक तरफ से शार्क टैंक इंडिया के लिए भी तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है ना। आप अपना इंट्रोडक्टरी बताते हो, समरी बताते हो प्रोजेक्ट का कि क्या समरी है, क्या है मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली, कितने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं मेरे, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, अभी तक मैंने किस किस से फाइनेंस लिया है, फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उनको बताना पड़ता है, मेरा नेट प्रॉफिट है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताना पड़ता है, चीफ रेशियोज बताना पड़ता है, ब्रेक इवन पॉइंट, फिर क्या है, प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा कहाँ लोकेटेड है, ऑल ओवर इंडिया है कि पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड है मेरा प्रोजेक्ट। फिर क्या हो गया, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, मार्केट प्रोस्पेक्टस एंड सेलिंग अरेंजमेंट क्या है, मार्केट प्रोस्पेक्ट्स एंड सेलिंग अरेंजमेंट। सेलिंग के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन, वो लोग बोलते हैं ना बार बार कि डिस्ट्रीब्यूशन का मैं ध्यान रख लूँगी। सेलिंग अरेंजमेंट्स क्या है आपके प्रोजेक्ट के, एम्प्लॉय का डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के साथ, कंक्लूजन्स क्या है प्रोजेक्ट का आपके, टेक्निकल अरेंजमेंट क्या है, फिर प्रोजेक्ट लोकेशन हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप शार्क टैंक याद कर लोगे तो चीज़ें आधी से ज़्यादा खुद याद आ जाएगी। कि प्रोजेक्ट का समरी बताना है, करंट स्टेटस ऑफ द बैंक बताना है, इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, टारगेट मार्केट, करंट प्रमोटर्स के बारे में बताना है। इफ़ यू सीन शार्क टैंक, तो उसमें बार बार बताया कि ये प्रमोटर है, हम इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर हैं, हमारा ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हमारा ये एक्सपीरियंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताते हो, बैलेंस शीट बताते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताते हो, रेशियोज बताते हो, फिर आप बताते हो कॉस्ट कितना है प्रोजेक्ट का, और फाइनेंस कैसे हुआ है अभी तक, फिर आप बताते हो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें ये लर्न नहीं कर सकते आप। फिर आपका ये क्वेश्चन आया फोरफेटिंग। फोरफेटिंग क्या होता है? फोरफेटिंग इज नथिंग बट एज सिमिलर एज सेम एज बिल डिस्काउंटिंग फॉर एक्सपोर्ट बिल। एक्सपोर्ट बिल को आप जैसे डिस्काउंट करते हो ना, बिल डिस्काउंट, इज दैट फोरफेटिंग का मतलब देखते हैं। तो बेसिकली समझना है यहाँ पे, ये इंडिया का है, ये इम्पोर्टर है, जॉन इम्पोर्टर है, सीता जो है वो एक्सपोर्टर है। सीता जो है वो इंडिया की है, जॉन जो है वो अब्रॉड का है। सीता एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स किसको बेटा? जॉन को। सीता एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स किसको? जॉन को। सीता क्या एक्सपोर्ट कर रही है? जॉन को साड़ी एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सीता ने एक्सपोर्ट किया जॉन को साड़ी, और सीता ने यूके की बैंक जो है उससे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट उसको दे दिए कि ये मेरा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। यूके की बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया एंड एक्सेप्टेड द एक्सपोर्टेड बिल एंड 1 लाख एट 3 मंथ के लिए दे दिया। तो पहले देखना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ आपको। देखना यहाँ पे, सीता जो है वो है इंडिया की, इंडिया में इंडिया की है 1 लाख एट 3 मंथ। तो वो क्या कर रही है बेसिकली? 1 लाख एट 3 मंथ, 1 लाख 3 महीने के लिए, 1 लाख 3 महीने के लिए मांग रहा है जॉन। तो इसने गुड्स एक्सपोर्ट किए, जॉन बोला 1 लाख देना है, 3 महीने के बाद दूंगा। बोला ठीक है। उसने बोला सीता ने, लेकिन तेरी यूके की बैंक से मेरे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करवा ले तभी मैं दूंगी। तो इसने ठीक है, यूके की बैंक ने एक्सपोर्ट बिल को एक्सेप्ट वगैरह कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। फोर्थ स्टेप, वेयर इज इट? अब जो सीता है उसको 1 लाख चाहिए था, उसको अर्जेंसी थी, उसने क्या किया, 1 लाख जो था
वो अपने बैंक को दे दिया, क्योंकि यहाँ से उसके डॉक्यूमेंट तो एक्सेप्टेड थे, अगर ये नहीं देगा तो ये देगा, तो सीता गई बैंक के पास और फोरफेटिंग करा लिया उसने। ठीक है, अच्छी बात है। फिर यूके की जो या जॉन का काम है बेसिकली कि ड्यू डेट पे पैसे देना बैंक को, वेयर यूके की अगर नहीं देता है जॉन, तो यूके की जो बैंक है वो पे करेगी ड्यू डेट पे। दैट्स नथिंग बट फोरफेटिंग। अब फोरफेटिंग समझना, फोरफेटिंग के बारे में क्या बताया। फोरफेटिंग जो एक्सपोर्टर है, फोरफेटिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है थ्रू विच एक्सपोर्टर कैन अवेल फिनांस बाय डिस्काउंटिंग देयर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स विद एन इंटरमीडिएट कॉल्ड फोरफेटर। तो बेसिकली वहाँ पे 3 मंथ क्यों दिया था मैंने। लॉन्ग टर्म रिसीव्स कैन बी एज लॉन्ग एज 10 ईयर्स एंड मीडियम टर्म वुड बी 5 ईयर्स। तो इतना बड़े बड़े बिल्स जो होते हैं, इतने लॉन्ग लॉन्ग टाइम के जो बिल्स होते हैं, वो लोग क्या कराते हैं, डिस्काउंट करा के पैसे ले लेते हैं। तो एक्सपोर्टर्स जो है कैन अवेल फाइनेंस बाय डिस्काउंटिंग देयर मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स रिसीवेबल विद एन इंटरमीडिएरी कॉल्ड फोरफेटर। 10 साल होगा लॉन्ग टर्म, 5 साल होगा शॉर्ट टर्म, सॉरी मीडियम टर्म। फोरफेटिंग इज डन ऑन विदाउट रिकोर्स बेसिस, दैट इज कि फोरफेटिंग जो होता है वो विदाउट रिकोर्सिंग बेसिस पे होता है। वो क्या होता है, रिकोर्स क्या होता है कि इम्पोर्टर फेल्स, इफ इम्पोर्टर फेल्स टू पे द फोरफेटर कैन नॉट रिकवर द ड्यूज फ्रॉम द एक्सपोर्टर। फोरफेटर कौन है अपने स्टोरी में, फोरफेटर कौन है बेटा अपनी स्टोरी में, यहाँ पे आ जाओ। ये बैंक जो है ये फोरफेटर है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर इम्पोर्टर नहीं पे कर रहा है, जॉन नहीं पे कर रहा है बैंक को, तो बैंक इसके पास नहीं जा सकता क्योंकि इसने बिल डिस्काउंट करा लिया है। ये यूके का जो बैंक है फिर ये पे करेगा, दैट इज इट। नाउ बेसिकली अ ब्रीफ ओवरव्यू इज गिवन ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फोरफेटिंग एज फॉलोज। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉरेन इंपोर्टर था अपने केस में कौन, जॉन, एंड एन इंडियन एक्सपोर्टर सीता मीट एंड फाइनलाइज द ट्रांजैक्शन बिटवीन देम बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जॉन और सीता ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। Thereafter, the exporter readies goods and ships the same to the importer as per the contract terms. तो exporter जो सीता थी उसने साड़ी दे दिया जॉन को, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख भी सकते, पता है क्या, एग्जाम टाइम के लिए याद रहता है। जॉन एंड सीता ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सीता ने साड़ी दे दी। सुनने में थोड़ा अजीब है पर ठीक है, किसको, जॉन को, ठीक है। फिर एक्सपोर्टर साइमल्टेनियसली प्रिपेयर्स अ सेट ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेगा विच आर इन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ द फोरफेटर, ठीक है। एक्सपोर्टर जो है वो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करेगा सेट ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। फिर बिफोर हैंड द फॉरेन इम्पोर्टर अग्रीज टू गेट द को एक्सेप्टेंस द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सेंड बाय द इंडियन इम्पोर्टर फ्रॉम हिज बैंक, रेपुटेटेड बैंक। अब जॉन क्या करेगा, बेसिकली जॉन जो है यूके बैंक से एक्सपोर्ट बिल जो है, एक्सपोर्ट बिल को एक्सेप्ट करा लेगा, ठीक है। फिर once the co-accepted document reaches the exporter, he hands over the same to the forfeiter, forfeit the same and discounts the same without recourse basis to him। ये पूरा लाइन मेरे को समझ जाएगा, ठीक है। The forfeiter discounts the same and credits the amount of the bill deducting his charges such as, ठीक है। फिर forfeiter thereafter sends the export documents to the importers bank और अपने मेच्योरिटी पे अपना पेमेंट ले लेगा, दैट इज इट, ठीक है। सो बेसिकली 1 घंटे में अपना पूरा टॉपिक तो ख़त्म हो गया है। देर इज़ वन क्वेश्चन रिमेनिंग विच आई हैव, आई थिंक इम्पॉर्टेंट इट इज़, आई एम अनश्योर टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक ये एग्ज़ाम में इस बार आ सकता है। मुझे ऐसा बहुत तगड़ा ऐसा लग रहा है कि आ सकता है एग्ज़ाम में, एंड आई एम अनश्योर कि मैं आपको कराऊँ या नहीं, बिकॉज देर आर आई मीन आई डोंट नो, मतलब ये सर ने भी नहीं दिया था। तो लेट्स सी दैट इफ दिस वर्क्स आउट। सो बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंडर आता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, फिर उसके अंदर आता है टर्नओवर मेथड जो नायक कमेटी ने बताया, और मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड जो कि टंडन कमेटी ने बताया। वी हैव डन इट इन एफएम इन सीएस एग्जीक्यूटिव। जो टंडन कमेटी के वो 3 मेथड थे ना, वो वाले ये मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड, ठीक है। चलो अब आ गए हो तो कर ही लो, ये देख लेना ज़रा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या होता है, मैं बताती हूँ। इधर आना। सो बेसिकली रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से स्टॉक इन प्रोसेस हुआ, फिनिश गुड्स बना, बिल्स हुए, कैश हुए। तो कन्वर्जन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कैश इज नथिंग बट ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप अंडरस्टैंड इस तरीके से होगा। सुनो, रॉ मटेरियल था आपके पास, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, डेटर कैश आए, तो कन्वर्जन फ्रॉम कैश टू रॉ मटेरियल, अगेन ये साइकिल रिपीट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड।
आ जाओ, बिना मेरी तो समझ में ही नहीं आने वाला आप लोगों को। चलो ठीक भी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि कंपनी को एसेट्स भी जो होते हैं लाइक प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट और डे टू डे खर्चों के लिए रॉ मटेरियल, स्टोर्स, फ्यूल्स, एम्प्लॉयमेंट, पावर चार्ज एक्सेट्रा, उसको वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। पहले तो ये चीज़ बताइए। देयरफॉर बाइफरकेट करना ज़रूरी है बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, दैट इज वर्किंग कैपिटल। फिर देखना यहाँ पे क्या बोला, वर्किंग कैपिटल मिलेगा ऑपरेटिंग साइकिल के लेंथ के हिसाब से। वर्किंग कैपिटल मिलेगा ऑपरेटिंग साइकिल के लेंथ के हिसाब से। फिर देखना आ जाओ इधर, working capital requirement is dependent on the volume of the activity and the activity carried on manufacturing वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेटा ये क्यों बोल रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना टाइम आपको लग रहा है कैश को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कराने के लिए, तो उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल जो एक्टिविटी है आपका, सॉरी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से डिपेंडेंट करेगी। देखना फिर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, एनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ साइकिल ऑफ ऑपरेटिंग कंसिस्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सेम रॉ मटेरियल दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, WIP बन रहा है, फिनिश गुड्स बन रहा है, कैश फिर कैश में कन्वर्ट हो रहा है। परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, कन्वर्टिंग दीज इनटू फिनिश गुड्स एंड रियलाइजेशन बाय सेल। ठीक है, द टाइम गैप बिटवीन कैश आउटले एंड कैश रियलाइजेशन बाय सेल ऑफ फिनिश गुड्स इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब रॉ मटेरियल से जब वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है फिनिश गुड्स बन के, दैट इज नथिंग बट दी ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। सेकेंड यहाँ पे देखना, सेकेंड इज द टर्नओवर मेथड विच इज बाय नायक कमिटी। द मेथड ऑफ असेसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, की वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है, is given by Nayak committee. The committee headed by PR Nayak examined the adequacy of institutional credit. थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा इसको पढ़ोगे तो, बट मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी। सो बेसिकली अंडर दिस मेथड बैंक क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पजेज फॉर बोरोवर्स रिक्वायरिंग फंड बेस्ड लिमिट अप टू 5 करोड़ फॉर स्मॉल स्केल। 5 करोड़ तक स्मॉल स्केल को वर्किंग कैपिटल के लिए मिल सकता है बोरोवर्स, अदर्स को 2 करोड़ मिल सकता है इन केस ऑफ अदर्स। फिर है 20, अच्छा ये वाला कैलकुलेशन जो है यहाँ से नहीं पढ़ा सकती मैं, समझा नहीं पाऊंगी टू बी ऑनेस्ट। देखना नायक कमेटी क्या बोल रही है कि वर्किंग कैपिटल लोन हम आपको कितना दे सकते हैं, तो जो आपका टर्नओवर है उसका 25% तक हम आपको वर्किंग कैपिटल का लोन दे सकते हैं, टर्नओवर का 25%। लेकिन जो आपका वर्किंग कैपिटल आएगा ये वाला, उसमें से 5% आप माइनस कर दो प्रॉफिट मार्जिन के लिए, मैं